हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज हम इस वीडियो में समझेंगे ऑल अबाउट सीएफए प्रोग्राम। सीएफए प्रोग्राम क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, इसमें कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और सारी क्रूशियल चीज़ें बिफोर यू स्टार्ट द सीएफए प्रोग्राम टू एंड ऑफ गेटिंग अ चार्टर होल्डर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएफए प्रोग्राम होता क्या है। सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्चुअली एक गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, विच इज़ ये जो सीएफए प्रोग्राम है ये यूएस बेस्ड है। सो सीएफए प्रोग्राम में थ्री एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्री एग्ज़ाम्स, थ्री लेवल्स यू कैन से। सीएफए लेवल 1, सीएफए लेवल 2 एंड सीएफए लेवल 3। और उसके साथ ही आपको सीएफए चार्टर होल्डर बनने के लिए 4000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और मेंबरशिप लेने के लिए, मेंबरशिप का एप्लीकेशन भरने के लिए। तो अब बात करते हैं चार्टर होल्डर एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैसे आप इतना समझ लीजिए कि चार्टर होल्डर मतलब लगभग एक सर्टिफिकेशन टाइप। आपको सीएफए का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, आप अपने नाम के पीछे या आगे सीएफए लिख सकते हो। बात करते हैं, अभी तक टोटल 2 लाख प्लस चार्टर होल्डर्स हैं पूरे ग्लोबल, मतलब पूरी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड में। और 160 से ज़्यादा मार्केट्स का मतलब 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ये चार्टर होल्डर्स हैं। और एवरेज कंपनसेशन जो है इनका सीएफए इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अराउंड द ग्लोब इज़ 2,67,000 डॉलर पर एनम। ये इन चार्टर होल्डर्स का एवरेज है। आप अराउंड इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसका आरओआई कितना अच्छा है। और उसके बाद फिर 90% इसका वो है, मैं हायरिंग मैनेजर प्रेफरेंस है। इसके 90% चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे सीएफए चार्टर होल्डर बनने के बाद। आप किसी भी अच्छे रोल में, आपको वो एग्जीक्यूटिव रोल में आपको एंट्री मिल जाएगी। 90% चांसेस हो जाते हैं सीएफए चार्टर होल्डर के बाद। नोटेड, मैंने बोला है सीएफए चार्टर, नॉट द सीएफए एग्ज़ाम्स ओनली। उसके लिए, चार्टर के लिए आपको 4000 घंटे का एक्सपीरियंस कलेक्ट करना होगा आफ्टर 3 एग्ज़ाम्स। और यहाँ पर अगर सैलरी इंक्रीमेंट की बात करें तो लगभग आपको 59% का लेवल 3 करने के बाद इंक्रीमेंट मिलता है। सपोज़ आपकी अगर सैलरी 1 लाख रुपए पर महीने है, पर मंथ, तो आपकी अराउंड सीएफए लेवल 3 करने के बाद आपको अराउंड 1,60,000, 1,59,000 तक आराम से सैलरी हाइक मिल जाएगी। अगर बात करें कि इस एक्स प्रोग्राम में क्या क्या कवर होता है, तो इसमें प्रोग्राम में 3 लेवल्स होते हैं जिनमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है, विच इज़ एथिक्स, जो कि ज़रूरी है। ये एक तरीके से वाइबल है, एक तरीके से लॉ है जो आपको फॉलो करना ही होता है इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी वैल्यूएशंस एंड फिक्स्ड इनकम डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। आप अगर इनका ग्रॉस करोगे तो टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं। सो ये, जैसा कि मैंने बताया, ये 3 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। जो पहला लेवल का एग्ज़ाम है वो 4 बार होता है साल में, जिसमें 180 एमसीक्यू होते हैं, 180। और जो 4.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है जिसका पासिंग रेट अप्रॉक्स 43 to 45% जाता है। और वहीं पर बात करें हम लेवल 2 की, तो ये एक थोड़ा डीप डाइव होता है। लेवल 1 में जो आपको ओवरव्यू मिलता है 10 सब्जेक्ट का, इसमें लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट होता है, आगे हम बात करेंगे। तो लेवल 2 होता है वो, उसकी 3 बार होता है सिर्फ, वो एक साल में, मई, अगस्त और नवंबर। नोट, ये 4 बार होता है और ये 3 बार। इसमें 88 एमसीक्यूज़, लगभग 88 एमसीक्यूज़ होते हैं, जो 4.4 आवर्स के होते हैं। नोटेड, इसमें 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली कम मिलते हैं हमें। और इसका पासिंग रेट वो 39 to 54% जाता है। फिर आता है लेवल 3। ये थोड़ा स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, इसमें विंडोज़ 3 3 बार होती हैं, जैसा कि यहाँ पे भी है 3 बार। ये लेवल 2 की तरह ही 3 बार होती है, बट इसमें थोड़ा आपको स्पेसिफिक जाना पड़ता है, आप किस सिंथेसिस में काम करना चाहते हो। लाइक, आपको पहले दो में तो ओवरऑल हर चीज़ की नॉलेज मिलेगी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम एंड डेरिवेटिव्स, एक्विटी रिसर्च, एवरीथिंग। बट लेवल 3 में आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ता है। इसमें आप स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो। लाइक, अब इफ़ यू वांट टू गो इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, यू कैन चूज दैट सिंथेसिस, लाइक रिसर्च और पीएचडी यू कैन थिंक, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बट आपको उसमें सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाते हो, उसी में आप करियर, जिसमें आप करियर बनाना चाह सकते हो उसमें आप उस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हो। जैसे कि आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए लोग प्रेफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लस इक्विटी
एक्सेट्रा। और कुछ जो बॉन्ड्स मार्केट में, कैपिटल मार्केट्स में जाना चाहते हैं, वो फिक्स्ड इनकम को प्रेफर करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज आगे मिलेगी इस वीडियो में। और इसका पास रेट है वो थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप्स नहीं होते, इसमें ऐसे टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ एमसीक्यूज भी होते हैं, बट कुछ कुछ मोस्टली जो होते हैं इसमें ऐसे ऐसे टाइप होते हैं। और ये पासिंग रेट इसका काफ़ी अच्छा जाता है कंपैरिजन टू ऑल थ्री लेवल्स। फिर इसके बाद आपको तीनों लेवल एग्ज़ाम करने के बाद आपको इकट्ठा करना होता है 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस। आपको ये तीनों लेवल पास करने के बाद 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस करने के बाद आपको सीएफए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिल जाती है, जो आपको लगभग 12 से 18 मंथ लेते हैं। वो आपको हर एग्ज़ाम, मतलब अगर आप चाहो तो कम टाइम में भी कर सकते हो, बट जनरली आप मिनिमम टू मिनिमम 12 मंथ में कर सकते हो एग्ज़ाम पास। अगर आप कंसिक्यूटिव एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट देते जाओ और पास होते जाओ, तो आप मिनिमम आपको 12 से 18 महीने तो तीनों एग्ज़ाम क्लियर करने में लगते ही है। उसके बाद आपको वो वर्क एक्सपीरियंस भी कलेक्ट करना होता है। आप चाहो तो वर्क एक्सपीरियंस एग्ज़ाम्स के बीच में भी कर सकते हो, लाइक लेवल 1 के बाद आप कोई जॉब कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कम उसमें, किसी भी फर्म में, किसी भी बोटीक म्यूचुअल फंड में। और उसके बाद आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो आगे के कैलकुलेशन के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के जो 4,000 आवर्स है उसको। सो अगर हम बात करें तो टोटल ग्रॉस इन तीनों लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको कितनी डिफ़िकल्टी है इन तीनों लेवल को कॉन्जिक्यूटिवली पास करने के लिए। कॉज बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दो लेवल कर लेते हैं, बस तीसरे में नहीं हो पाता उनका, और दूसरे में गिव अप कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों के अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, तीनों की पासिंग रेट्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमें नॉर्मल मिलेगी 20%। जो स्टार्ट करते हैं आउट ऑफ 100 में से 20 हैं जो एवरेज इनको कंप्लीट कर पाते हैं और सारे लेवल्स को कंप्लीट कर पाते हैं। बट उनका जो वो है एवरेज टाइम है वो 4 ईयर्स है, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, लाइक आफ्टर लेवल 2 मोस्ट पीपल join a firm and they engage there, they don't think level 3 relevant है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि है या नहीं है, बट उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें उस लेवल की नॉलेज लेवल 2 तक की हो चुकी होती है, जिससे उन्हें अच्छा खासा पैकेज मिल चुका होता है। अब बात करते हैं एजुकेशन पाथवे। आप अब बात करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल कब होंगे। तो आपको पहली बात तो सीएफए इंस्टीट्यूट खुद बोलता है कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आप इंजीनियरिंग से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप फिर भी एग्ज़ाम दे सकते हो। आपको कोई भी डिग्री हो तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके लिए आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए लेवल 1 के लिए। और सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है, अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आप अपनी डिग्री बी कॉम बी ए कुछ भी या बी टेक कुछ भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, तो आप कब बैठ सकते हो। तो इसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, बहुत लोगों के समझ में नहीं आती। मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपनी यूजी के फर्स्ट ईयर में ही लेवल 1 क्लियर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। सीएफ इंस्टीट्यूट का सीधी गाइडलाइंस है कि आप लेवल 1 के लिए बैठ सकते हो। सिट, प्लीज़ मार्क द वर्ड सिट। कॉज लोग सोचते हैं कि नहीं ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बोल रहे हैं। नो, आप जैसे अगर आपका आप आज बैठे, आज जून के मंथ में आप बैठे एग्ज़ाम के लिए, तो विच इज़ काउंटेड एज द सेट, सीएफए लेवल 1 एग्ज़ाम के सेट। जैसे अगर आप जून में बैठे तो आपकी जो ग्रेजुएशन है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 23 मंथ्स होने चाहिए कंप्लीशन होने में। अगर आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में तो आप कभी भी सेकंड ईयर के फर्स्ट मंथ में भी बैठ सकते हो। ऑन एन एवरेज 23 मंथ्स होता है। सबसे बेस्ट है कि आप सेकंड ईयर की शुरुआत में ही एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप फर्स्ट ईयर के मिड में भी कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में हो आप, बट फर्स्ट ईयर के बीच में बैठना आप अवॉइड करें, बिकॉज वो 23 मंथ्स की ड्यूरेशन आ जाती है। आपको एग्ज़ाम में बैठते जिस दिन आप बैठोगे उससे एग्जैक्टली 23 महीने रहने चाहिए ग्रेजुएशन के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रूमर्स में ना पड़े। 1-2 महीने में कुछ नहीं हो रहा, उसमें आगे आपको चार्टर होल्डर बनने में या आगे के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकती है। और वहीं लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 में सेम वाइज 11 मंथ ज़रूरी हैं लेवल 2 के लिए। तो आपको ग्रेजुएशन होने में आपकी 11 मंथ कम से कम होनी चाहिए। नौ, कम से कम 11 मंथ तो होनी चाहिए। उसके बाद
बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस जैसा हमने बताया कि 4000 घंटे आपको चाहिए 3 साल के बीच में, 3 साल ओवरऑल आपको इस प्रोग्राम को देने होते हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम्स और बीच में आप वो भी कर रहे होते हो, कोई साइड हसल, आप कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो वो भी काउंट इसमें हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस एग्ज़ाम में, इस सीएफए प्रोग्राम में बैठने के लिए। सो लाइक अदर एग्ज़ाम्स, यहाँ पर बहुत सिंपल है सारी चीज़ें। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं चाहिए, जस्ट आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए। आप पासपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पासपोर्ट आपको जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस दिन नहीं चाहिए, प्लीज़ ध्यान रखें, उस दिन आपको नहीं चाहिए। बट मैं मैं प्रेफर करूँगा लोगों को कि अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आपके पास हाथ में पासपोर्ट हो, और तभी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि उसमें जो नाम लिखा होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करना होगा। बाद में प्रॉब्लम आती है, अगर आपका सरनेम में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, एक वर्ड की प्रॉब्लम आ गई, तो आपको पूरा एग्ज़ाम के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है। तो पासपोर्ट अगर आपके पास है, वो बना पड़ा है, तो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम, आप 6-7 महीने पहले एग्ज़ाम से जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो, आपको उस टाइम बिल्कुल एज इट इज़ पासपोर्ट का यूज़ करके अपनी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक मेनली नेम और डेट ऑफ बर्थ। बिकॉज मैंने बच्चों को देखा है जो पहले अपना कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जब मिड में अपना मिड प्रेपरेशन के बीच में जब एग्ज़ाम्स को 2-4 महीने रहते हैं तब अपना पासपोर्ट बनवाते हैं, और कभी कभी उनके पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, या तो वो डिलीवरी नहीं होता, या उनकी कोई चेंज, उसमें नाम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम सोनू है और सोनू के पीछे अगर मेरे पासपोर्ट में एस हो गया पीछे, बट मेरे एक्चुअल उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो मैंने फिल किया था उसमें सिर्फ सोनू है, सोनू, और मैंने उसमें सरनेम में कुछ यूज़ नहीं किया, तो ऑब्वियसली मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा और मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं हमारे पास एग्ज़ाम के लिए पासपोर्ट अभी तो नहीं है बट हम अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट में नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और आप श्योर हो कि पासपोर्ट में भी वही नेम आएगा आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ही आप ये रिस्क लें, वरना आप पहले पासपोर्ट बनवा लें उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। बाकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पासपोर्ट की नीड नहीं होती, बट कंडीशन ये है कि आपको जो वो है रजिस्ट्रेशन, उसमें सिर्फ वही नाम लिखना होता है जो एक्चुअल पासपोर्ट में प्रिंट होके आने वाला है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन हम बात करते हैं कि और क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसमें आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी चाहिए, जिसमें प्रोफिशिएंसी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आपको कोई आईएलटीएस का एग्ज़ाम नहीं देना, आपको टॉफिक नहीं देना, कुछ भी नहीं देना आपको, बट इंग्लिश थोड़ी बहुत बेसिक आनी चाहिए। बिकॉज वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होंगे एग्ज़ाम सेंटर्स पे वो सारे ब्रिटिश काउंसिल के होते हैं और वहाँ पे वो इंग्लिश में ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज वो बहुत इजी है, आप समझ जाओगे, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद आपको ये कंडक्ट स्टेटमेंट, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे आपको नीचे टर्म एंड कंडीशंस आएगी, उसको आपको डिक्लेरेशन देनी है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक आपको ऊपर कोई केस नहीं चला, आप किसी मिस फ्रॉड में नहीं हो, आपने कोई स्टॉक मार्केट या ट्रेडर में कोई फ्रॉड, ट्रेडिंग में फ्रॉड नहीं किया है। बेसिक बेसिक सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, आप इनको भी ज़रूर से फिल कर देना। और देन आपके पास एक आपकी कंट्री है जो, लाइक फॉर एग्जांपल ये बहुत बेसिक हो गया, लाइक जो सीएफए इंस्टीट्यूट है उसमें कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें एग्ज़ाम सीएफए के नहीं होते, तो आपकी कंट्रीज़ में सीएफए इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली सारी कंट्रीज़ में है, बट कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें नहीं है, तो उनकी बातें नहीं करूँगा, जैसे रशिया, ईरान, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इन कंट्रीज़ में सीएफए इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करता, तो आप इनमें एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। उसके बाद बात करते हैं, या फाइनली बात करते हैं लेवल 1 की। सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है लेवल 1, इसमें क्या होता है, इसमें 180 एमसीक्यू होते हैं और 4.5 आवर्स का आपका वो होता है, एग्ज़ाम होता है, जिसमें 180 में से आपको 90 एग्ज़ाम्स के 2 स्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें 135 मिनट का एक स्लॉट होता है। 135 लगभग ये हो जाते हैं आपके 270 मिनट्स, जो कि अराउंड 4.5 आवर्स हैं। इनमें आपको ये एग्ज़ाम करना होता है, ये 4 बार होता है, जो मैंने आपको बताया। पासिंग रेट इसका 43% है। ये बहुत फाउंडेशनल लेवल होता है, इसमें चीज़ें कंटेंट ज़्यादा होता है बट वो ओवर ओवर होता है, उसमें इतनी डीपनेस नहीं होती कंटेंट में।
और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो 10 सब्जेक्ट आपके होते हैं: एथिक्स, कॉन्ट्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट इशूज़, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इनकी ये वेटेज है, आप देख लीजिए। आप नोटिस करोगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की वेटेज है तो वो सिर्फ आपको मिलेगी यहाँ पे एथिक्स की। एथिक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज होती है अराउंड द 3 एग्ज़ाम्स। आप समझ सकते हो कि सी एफ इंस्टीट्यूट्स एथिक्स को कितना वो लेता है, कितना सीरियसली लेता है। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसकी फ़ीस की, तो सी एफ ए लेवल 1 की फ़ीस है जो अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है, जो उसकी है 1140। अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है लाइक आप जैसे फॉर्म्स खोलते हैं उसकी एक ड्यूरेशन होती है 1 या 2 महीने। तो अगर आप 1-2 महीने के अंदर कर लेते हो तो आपको इतने देने पड़ेंगे। अगर आप डेडलाइन की बात करते हो तो आपको थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर डेडलाइन की बात करते हो, वो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप प्लान करें कि अगर अर्ली के लिए जाएं, ऑफ कोर्स ये बेटर ऑप्शन है, सब इसी के लिए जाते हैं। एनरोलमेंट फ़ी पहले थी बट अब नहीं है। 2026 और 2027 दोनों के लिए एनरोलमेंट फ़ी अब नहीं है। आपको स्टैंडर्ड बस ये देना है, ये फ़ी पे करनी है, अर्ली या फिर स्टैंडर्ड। अगर आपको स्टैंडर्ड आप थोड़ा लेट हो गए और आपको इसी विंडो में देना है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे जून है और नवंबर में आपको देना है, कुछ भी हो जाए, तो आप इसके स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही जा सकते हैं। कॉज अर्ली रजिस्ट्रेशन पहले ही बंद हो चुका है 1-2 महीने पहले ही। और रीशेड्यूलिंग फ़ीस जो है, इसके बारे में बात करते हैं। अगेन प्लीज़ थोड़ा फोकस करना। ये रीशेड्यूलिंग फ़ीस है, डेफरल फ़ीस नहीं है। तो पहले एक 2026 से एप्लीकेबल 2026 के लिए एप्लीकेबल थी डेफरल फ़ीस, जिसमें अगर आपको नवंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने सोचा कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पास होऊंगा या नहीं हो, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप डेफरल फ़ी कर सकते हो जिसके अराउंड $400, $400 आपको पे करने होते हैं और आप अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन करा सकते हो अगली विंडो के लिए, उससे भी अगली विंडो के लिए। बट वो 2026 में रिमूव कर दिया है इंस्टीट्यूट ने कम्प्लीटली। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको पोस्टपोन कर सको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके। इसलिए आपको जिस विंडो के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसी में बैठना पड़ेगा। अभी रीशेड्यूलिंग फ़ीस क्या होती है? तो रीशेड्यूलिंग फ़ीस इट्स जस्ट, आपने नवंबर में एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल सेट किया और उसमें विंडो है कि आपको 11 नवंबर से और 20 नवंबर के बीच में ऑप्शन मिला कि आप किस दिन देना चाहते हो। आपने सेलेक्ट कर दिया 14 नवंबर। बट आपने देखा 1-2 महीने बाद आपको पता चला कि नहीं यार, 14 नवंबर को तो मुझे कुछ काम है, मैं तो 14 नवंबर को नहीं दे पाऊंगा एग्ज़ाम। तो आप रीशेड्यूलिंग फ़ीस पे कर सकते हो $250, जिसके बाद आप 14 नवंबर के अलावा आगे कभी भी या पीछे आप पहले भी पोस्ट प्रीपोन कर सकते हो 11 से 20 के बीच में, और कोई डेट सेलेक्ट कर सकते हो इस एग्ज़ाम के में बैठने के लिए। तो ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना होगा कि रीशेड्यूलिंग फ़ीस जो कि $250 अराउंड 23 से 24 हज़ार INR होते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करो। आप पहले ही सोच के चलो सारी चीज़ें, रीशेड्यूलिंग फ़ीस जो वेस्ट ना हो। उसके बाद आती है एस एस स्कॉलरशिप। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि यू कैन से जो जो फीस पे नहीं कर सकते, जो एक्स्ट्रा फीस पे नहीं कर सकते, जिनके लिए प्रोग्राम एक्सपेंसिव है, उनके लिए CFA प्रोग्राम, CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें उनको बस 14 4 उसमें $1140 से घटकर फीस सिर्फ $400 हो जाती है। और ये इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसकी $400 हो जाती है और प्लस में आपको कुछ भी अनदर चीज़ पे नहीं करनी, जस्ट $400 और आपका कंट्रीज़ का एप्लीकेबल टैक्स। बट आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने ऐसे स्कॉलरशिप ली है तो उसके बाद आपको ये फ़ी तो पे करनी होगी, इसमें भी कोई वेवियर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये एज स्कॉलरशिप के लिए आपको कोई प्रूफ इनकम सर्टिफिकेट कि आप इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से हो, ऐसा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आपको बस ऐसे लिखना होता है और आपको ये स्कॉलरशिप अगर आपकी किस्मत में होती है तो आपको मिल जाती है। फिर आप सीधा सिंपली जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपको 1140 देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ $400 में आपको फ़ी पे करनी है और आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। एक्सेस स्कॉलरशिप अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, इसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फिर आप जैसे भी लगे आप फिर उसके बाद बात करते हैं स्टडी रिक्वायरमेंट्स। उसमें आपको कितनी पढ़ाई रिक्वायर्ड होती है, कितने आवर्स आपको देने हैं लेवल 1 के लिए। तो CFA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको 300 आवर्स मैक्सिमम देने हैं लेवल 1 के लिए। ये CFA इंस्टीट्यूट बोलता है। पर्सनल पीयर टू पीयर ये डिफर करता है। लाइक अगर कोई BA से आता है, कोई B.Tech से आता है, तो उसे ऑफकोर्स फाइनेंस के टर्म्स समझने में टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है। अगर आप B.Com से हो तो आपको
इतना भी, इससे भी कम लग सकता है अगर आप ओवर स्मार्ट हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है चीज़ों का। बट अगर आप सोचे हो कि नहीं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो आप इससे मैक्सिमम ही दोगे ऑफ कोर्स। मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 3,300 बढ़ के कम से कम भी ये 500 तो मिनिमम बच्चे देते ही हैं। लेक्चर्स में इंडियन स्टूडेंट्स लगभग 500 आवर्स देते हैं रिवीजन और लेक्चर में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस में, मॉक्स में, उसमें अलग। और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप एग्ज़ाम दे दोगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट की डेट होती है उससे पहले आपको एक और चीज़ करनी होती है, जो होती है पीएसएम, प्रैक्टिकल स्किल मॉड्यूल। इसका एक्सेस आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, आपके रजिस्ट्रेशन के साइट। उसमें आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग और पाइथन दो ऑप्शन मिलते हैं। उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग या फिर पाइथन, आप किसी भी एक पीएसएम स्किल मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो। इसमें बस एमसीक्यू बेस्ड क्विज टाइप होते हैं, आपको लेक्चर्स देखने हैं, उसमें लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, बिल्कुल फ्री होता है वो आपके रजिस्ट्रेशन के साथ। बट एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट डेट के अनाउंसमेंट से पहले आपको पीएसएम कंप्लीट करना होता है, वरना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता और आपको फिर अगली बार दोबारा देना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपका रिज़ल्ट से पहले पीएसएम जो मॉड्यूल है वो बिल्कुल कंप्लीट हो। और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हो लेवल 1 के लिए, और पर क्वेश्चन टाइम आपको 90 सेकंड मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अभी हमने बात की, यहाँ पे 4.5 घंटे होते हैं, 135 मिनट होते हैं और 180 होते हैं, तो आपको लगभग 1.5 मिनट मिलता है हर क्वेश्चन के लिए। तो आपको पर क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट लगता है। फिर उसके बाद बात करें सैलरी इम्पैक्ट की, तो लेवल 1 क्रॉस करने के बाद अगर आप पहले इंडस्ट्री में हो, लेवल 1 क्रॉस कर लेते हो, तो आपको कम से कम 30% की हाइक मिलती है। ये एवरेज डेटा है 2026 का सीएफए इंस्टीट्यूट का। और एवरेज जो एंट्री लेवल रोल्स है इंडिया में वो है 4 to 8 एलपीए लेवल 1, सिर्फ लेवल 1 के बाद। चलिए अब बात करते हैं सीएफए लेवल 2 की। तो लेवल 2 में आपको 88 एमसीक्यूज़ होते हैं, जिनमें से आपको 22 विजनेट टाइप लाइक केस स्टडी बेस होते हैं। और उसके बाद आपको 4.4 आवर्स, 2 घंटे 12 मिनट का टाइम एक सेशन का मिलता है, जो कि 4 घंटे 24 मिनट का आपको टोटल टाइम मिलता है इसमें। और उसके बाद ये 3 बार होता है एग्ज़ाम, साल में 3 बार, मई, अगस्त और नवंबर। पासिंग रेट सीएफए लेवल 1 के मुकाबले थोड़े कम भी है और थोड़े ज़्यादा भी, मतलब कम ही ऑफ कोर्स। ये लेवल 2 सबसे डिफ़िकल्ट समझा जाता है सीएफए प्रोग्राम में, जिसके पासिंग रेट है 39 to 54%, जो कि चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स नॉलेज एंड एक्सपोजर। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो इसमें 4 एमसीक्यू टाइप्स होता है होली पेपर, बस उसमें विजिनेट आते हैं थोड़े, जिसमें केस स्टडी टाइप होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट इसको केस स्टडीज़ बनाते हैं। इसमें ऑप्शन सारे आपको सिमिलर लग सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें तो इसके सब्जेक्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट सारे वही 10 होते हैं जो लेवल 1 में भी होते हैं, सेम टू सेम। बट इसमें थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की। फॉर एग्जांपल, एक्विटी में आपको स्पेसिफिक डीसीएफ मल्टीपल्स और रेजिडुअल्स के ऊपर बहुत डीप डाइव करनी होती है, और इसमें बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए उन 10 सब्जेक्ट की। तो लेवल 1 इज़ लाइक फाउंडेशन और लेवल 2 इज़ लाइक डीपनेस, लाइक कितनी क्रिटिकल आप अंडरस्टैंडिंग, आपकी कितनी क्रिटिकल है, आप कितना डीप जा सकते हो चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो लेवल 2 इज़ ऑल अबाउट दिस। अब बात करते हैं फ़ीस की, तो लेवल 2 की फ़ीस भी ऑफ कोर्स लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 3, तीनों लेवल की फ़ीस एक ही जैसी होती है, विच इज़ 1140 आपको अर्ली स्टैंडर्ड में, 1490 और रीशेड्यूलिंग में आपको $250 अलग से। फिर उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको लेवल 1 पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लेवल 2 में एंट्री ले लो, उसके लिए आपको पहले लेवल 1 पास होना चाहिए और 11 मंथ्स होने चाहिए आपकी डिग्री कंप्लीट होने में, अगर आप बैचलर्स में हो, वरना आप बैचलर्स कर चुके हो तो आप कभी भी बैठ सकते हो लेवल 1 के बाद। उसके बाद लेवल 2 का जो एक्सप्रॉक्सीमेटली वो कंपनसेशन हाइक होती है वो 36%। लेवल 1 में आपको 30% मिलता है, लेवल 2 के बाद आपको 36% इंक्रीज़ मिलता है अपनी जॉब पे, अपने पे रोल में, अपनी सैलरी में। और इसके रोल्स हैं इक्विटी एनालिस्ट, क्रेडिट रिसर्च, रिस्क एनालिस्ट। और इसकी एवरेज सैलरी है वो है 8 to 18 LPA एज़ पर इंडिया। ये सीएफए इंस्टीट्यूट का डेटा है, मेरा नहीं है। प्लीज़ 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 अंडरस्टैंड दिस। अब बात करते हैं लेवल 3 की। तो लेवल 3 इज़ अबाउट सिंथेसिस। आपको इसमें स्पेसिफिक चीज़ों में जाना होता है, या तो आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या वेल्थ प्लानिंग, किसी में भी आपको कोई भी
स्ट्रीम्स चूज़ करने हैं, लाइक मुझे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना है, हेज फंड में जाना है, और उसके बाद आपको उसी ऑप्शंस को लेके आगे बढ़ना होता है। लाइक आप मास्टर करना चाहते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में, या फिक्स्ड इनकम में, ऐसे। फिर इसमें फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें मिक्स्ड होते हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप भी होते हैं, केस स्टडी भी होती है, और इसमें प्लस ऐसे टाइप्स होते हैं, ऐसे टाइप्स विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको लिखना होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड ये होता है। बाकी लेवल 2 और लेवल 1 सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 पहले कभी होते थे ओएमआर शीट्स बेस्ड, बस अभी कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। उसके बाद ड्यूरेशन आपकी 4.4 आवर्स अराउंड, वहीं 4 घंटे 24 मिनट के आपके वो 2 सेशन होते हैं। जिसमें 2 2 घंटे 14 मिनट का एक सेशन, और ये 3 बार होता है, फरवरी मई अगस्त अप्रोक्सीमेटली। इसके थोड़े डिफ़र होते हैं मंथ्स इसमें, लाइक फेब में ना होके मार्च में होने लगे, मई में ना होके जून में होने लगे, या अगस्त में ना होके सितंबर में होने लगे, तो वो डिफ़र मैटर करता है। और इसमें पासिंग रेट 50% जो कि हाईएस्ट है अमंग द 3 लेवल्स, इसमें सबसे ज़्यादा पासिंग रेट है। उसके बाद बात करते हैं, इसमें आपको कॉमन कोर करिकुलम मिलता है। इसमें से आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी होती है, लाइक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये ट्रेडिशनल जो मोस्टली पीपल चूज़ करते हैं। प्राइवेट वेल्थ भी इसमें आपके पास ऑप्शन, प्राइवेट मार्केट्स है इसमें, वी सीरियल, इन तीनों में से आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होता है, और उसी पे आपके सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी में उसी के हिसाब से आपको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें थोड़ी फ़ीस हाइक है, कॉज ये पेन पेपर बेस्ड होता है। इसमें 1240 है, जो कि पहले में 1140 थी, $100 इसमें एक्स्ट्रा है। और यहाँ पे भी इसमें $100 है एक्स्ट्रा। रीशेड्यूलिंग फ़ीस $250 है। और इसमें जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू बेस नहीं होते, इसमें आपको लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। अब इसकी बात करते हैं सैलरी हाइक की। तो लेवल 3 पास करने के बाद और आपको चार्टर होल्डर का स्टेटस अभी नहीं मिलेगा। लेवल 3 के बाद आपको आपको वर्क एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस जो हमने बात की 4,000 घंटे का, वो लेना पड़ता है। उसके बाद आपको चार्टर होल्डर बनता है। उसके बाद ये अपन नाम के पीछे आप CFA लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल CA सोनू शर्मा CFA। तो चार्टर होल्डर से पहले आप ये CFA अपने पीछे नहीं लगा सकते। आपने भले ही लेवल 3 पास कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है, स्टिल आपको 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसकी जो कंपनसेशन है वो अराउंड 59% आपको सैलरी हाइक मिलता है उसमें लेवल 3 के बाद। और आपको चार्टर होल्डर के, अगर आप इंडिया में चार्टर होल्डर होने और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स अगर आप चार्टर होल्डर तो आपके पास 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस, जो कि 3 4 साल में कलेक्ट होता है, तो आपके पास 3 4 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आप 4 से 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक्सपेक्ट कर सको इंडिया में 28 लाख तक की सैलरी। ये CFA इंस्टीट्यूट का इंडियन सर्वे के अकॉर्डिंग है, जो मेरे वर्ड्स नहीं है, CFA इंस्टीट्यूट खुद के वर्ड्स हैं, और ये सच में इतनी है। आप सिर्फ इसके बेसिस पर, थोड़े एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप इतनी आराम से हाइक ले सकते हो। तो अब आते हैं कंक्लूजन के बाद कि इनकी टोटल रियलिस्टिक कॉस्ट कितनी है तीनों लेवल की, और इसमें टोटल आपका कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे। तो अगर आप अर्ली बर्ड के थ्रू जाते हो तो आपको 3520 तीनों लेवल की फ़ीस लगेंगी, और जिसमें स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स आपको अलग से लेना पड़ेगा, कोचिंग का अलग से लेनी पड़ेगी। आपको करिकुलम भी इनमें इंक्लूडेड नहीं मिलेगा, आपको सॉफ्ट करिकुलम मिल जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के साथ। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे LES पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा हर बार जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोचिंग अलग से लेनी पड़ेगी, लेक्चर्स अलग से लेने पड़ेंगे उसमें चीज़ें समझने के लिए, वो आपकी एक्सटर्नल फीस है। कैलकुलेटर पे आपको अलग से लेना पड़ेगा। सारी चीज़ें हटा के आपको सिर्फ एग्ज़ाम CFA प्रोग्राम की फ़ीस जो आपको इंस्टीट्यूट को देनी है वो $3520। और अगर आप चाहते हो कि हम थोड़े आ, बस उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप अलग से कुछ भी कोचिंग लो, किसी की भी लो, उससे इंस्टीट्यूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कैंडिडेट्स जो एवरेज मटेरियल्स और सारी चीज़ों पे स्पेंड करते हैं तीनों लेवल के उसमें कॉम्बिनेशन में, तो अराउंड इनका टोटल बैठ जाता है 5 से 7 हज़ार, जिसमें एग्ज़ाम फ़ीस और मटेरियल और सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। कोचिंग लाइक इंडिया में कोचिंग कोई भी ले लो, उसके अलोंग विद CFA की फ़ीस, उसके बाद आपका टोटल अप्रॉक्सीमेटली पर लेवल पड़ जाता है आपको 2 लाख रुपए, इतना अराउंड पड़ जाता है उसमें मटेरियल, कोचिंग और उसकी फ़ीस पर एग्ज़ाम पर लेवल की फ़ीस। तो आपको लगभग टोटल तीनों लेवल क्लियर करने में आपको लगेंगे $5 से 7 हज़ार, विच इज़ अराउंड 4.5 से 6 7 लाख, डिपेंड्स कि आप कितनी एक्सपेंसिव कोचिंग लेते हो। मैक्सिमम आप ले सकते हो, मैक्सिमम आपको $9,000, विच इज़
ये सारी चीज़ें आप कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफ़र करती हैं, आप कैसे करते हो, आप सेल्फ स्टडी करते हो। बाकी ये तो मिनिमम फ़ीस आपको पे करनी है सीएफए इंस्टीट्यूट को, अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप नहीं मिली। अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप मिली है तो वेल एंड गुड, ये थोड़ा कम हो सकता है, ये बहुत कम हो सकता है अगर आपको 2 से ज़्यादा लेवल में एक्सेस स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि उसमें आपको $400 ही देने होते हैं 1140 की जगह। अब ये जो एक्सेस स्कॉलरशिप है मैंने आपको समझाई थी, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैं सोचा हूँ बनाने के लिए। इसके अगर आपको मिल जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती है, आपकी लगभग $850 के करीब सेविंग्स होती हैं। 800 तो मिनिमम लगा के चलो आपकी सेविंग्स हो जाती हैं, अगर आपका एक्सेस स्कॉलरशिप एक लेवल के लिए भी मिल गई। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस है 1335-3520 रुपये, अर्ली बर्ड से जाते हो तो आप। उसके बाद स्टैंडर्ड से जाते हो तो 4570 रुपये, और INR में लगभग ये होते हैं 3 लाख से 3,90,000। ये सिर्फ CSFA इंस्टीट्यूट की फ़ीस का है। ये 2027 के लिए भी एप्लीकेबल है, प्लीज़ 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 रिमेंबर दिस। उसके बाद उसके बाद बात करते हैं अदर कॉस्ट, जिसमें एग्ज़ाम की फ़ीस के अलावा भी आपको, जैसे अगर आपने किसी में रीशेड्यूलिंग कराए तो उसका 250 एनरोलमेंट फ़ीस जो कि रिमूव हो चुकी है, तो आपके 250। अगर आप रीशेड्यूल करा रहे हो, ये तो बहुत डिस्क्रिशनरी है, अगर आप नहीं करा रहे तो रीशेड्यूल आपको 250 देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद CFA जो वो है कैलकुलेटर, उसकी अराउंड आपको इतने डॉलर्स पड़ेगी। 2 कैलकुलेटर्स अप्रूव हैं, BA2+ और HP12C। फिर उसके बाद एनुअल मेंबरशिप, आपको चार्टर होल्डर बनने के बाद एक मेंबरशिप फ़ी जैन देनी होगी, विच इज़ $300 पर ईयर। ये मैंडेटरी है, बट ये आपको CFA चार्टर होल्डर के बाद देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते हो तो आपको CFA लगाने का कोई अधिकार नहीं बचता, आप मेंबरशिप खो देते हो अपनी CFA चार्टर होल्डर की। उसके बाद थर्ड पार्टी मटेरियल, ये आपके ऊपर वेरी करता है, आप कौन सा इंस्टीट्यूट का मटेरियल लेते हो, आप कौन किससे कोचिंग लेते हो, ये आपके ऊपर है। कोचिंग इन इंडिया अराउंड 20,000 से शुरू होकर 75,000 तक, हाँ ये स्टैंडर्ड है। आप देखोगे सारी कोचिंग आपको इसी रेंज में मिलेंगी। रीटेक रीटेक अगर, हाँ अगर आप एक भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, उसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन उतने में ही करना पड़ेगा जितने में आपने किया था, विच इज़ 1140। और ये 1590 इसलिए क्योंकि अगर आप सोचे हो दूसरी सेकंड टाइम पे आप रीशेड्यूल कराते हो तो आपको 1590 पे करना पड़ेगा। वो बेकार चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि आपको, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ेगा। नॉट लाइक दिस, अगर आप लेवल 2 में फेल होते हो तो आपको लेवल 1 दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको लेवल 2 के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा 1140 पे करने पड़ेंगे, देन यू कैन सिट फॉर द लेवल 2। अब मनी सेविंग ट्रिक्स में बात करते हैं तो आप अप्लाई करो जितना हो सके, ऐसे स्कॉलरशिप में आप हर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लेवल 1 के लिए कर सकते हो, अगर आपको मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कर सकते हो अप्लाई, बट उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली प्लान करना, लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा अप्लाई करो, और अगली विंडोज़ का वेट करो, जैसे जैसे स्कॉलरशिप विंडो खुलती है आपको 2 या 3 बार में तो मिल ही जानी चाहिए एक भी। उसके बाद इससे आपकी बहुत सेविंग्स होगी, और बस, और ट्राई कि आपको रीशेड्यूल करने की ज़रूरत ना पड़े, पहले से इतना अच्छे से तैयार करके चलो कि आपको रीशेड्यूल ना करना पड़े बाद में, कॉज उसमें $250 बेकार के ख़राब होते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो शुरू से ही। अब बात करते हैं चार्टर होल्डर कैसे मिलता है, तो आपको तीनों एग्जाम्स पास करने होते हैं, 4,000 घंटे का क्वालिफाई वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकता है, क्रेडिट नॉट किसी भी फील्ड में, बस फाइनेंस साइड में, लाइक प्राइवेट इक्विटी, क्रेडिट रिस्क, इन सब में हो सकता है, वो कंसीडर्ड होता है। इसकी गाइडलाइंस आपको टाइम के साथ पता चलेगा, बट आपको अभी इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ें बाद में समझ जाओगे, आपको अभी अपने लेवल 3 लेवल कंप्लीट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको रेफरेंसेस भी सबमिट करने होते हैं CFA चार्टर होल्डर के लिए, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको देते हैं बना के कि आपका एक वर्क परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने कैसा परफॉर्म किया वो। और आपको फिर स्कॉलरशिप के इंस्टीट्यूट मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, जिसकी फ़ीस मैंने आपको बताई डॉलर पर ईयर की है, जो कि आपको पे करनी है मेंबरशिप फ़ी आफ्टर गेटिंग CFA चार्टर। देन आपको CFA चार्टर अवार्ड भी हो जाएगा 4 से 8 वीक एप्लीकेशन के बाद। आप अप्लाई करने के 4 से 1 महीने से 2 महीने के बीच में आपको CFA चार्टर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो CFA डेजिग्नेशन अपने नाम के पीछे। प्लीज़ नोट डैट, आप लेवल 3 क्रॉस करने के बाद CFA अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते, आपको उसके लिए CFA चार्टर होल्डर होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4,000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस और ये सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसके बाद ही आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपको CFA चार्टर होल्डर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो एग्ज़ाम पास रिकॉर्ड है वो तो ऑटोमेटिकली CFA इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स पे आपको मिल जाता है, वहाँ वेरिफिकेशन के पे।
फिर उसके बाद डिग्री, आपको बैचलर्स डिग्री भी सबमिट करनी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको लेवल 2 के लिए सेकंड ईयर में यूज़ करना है, जिससे वो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कोई चीट तो नहीं किया, आपने कुछ मिसकॉन्डक्ट तो नहीं किया। अगर आप मिसकॉन्डक्ट करते हुए पाए गए तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सीएफए मेंबरशिप नहीं मिलेगी। ये चाहे तो आपको रिजेक्ट भी कर सकते, आपको बैन भी कर सकते हैं सीएफए प्रोग्राम से। सो इसलिए प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, अगर आप सोच रहे हो सीएफए जेन्युइनली करने की, तो ट्राई करें कि आप सेकंड ईयर में ही एग्ज़ाम में बैठें लेवल 1, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। उसमें आपसे वो कोई डिग्री का नाम नहीं पूछते, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, चाहे आप 12th में ही क्यों ना हो। आप झूठ बोल के कुछ भी कर सकते हो, बट इट्स अबाउट ट्रस्ट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, सी एफ ए इंस्टीट्यूट एथिक्स और प्रोफेशनल कॉन्डक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, नॉट इन इवन एग्जाम्स ओनली, इवन इन द एक्चुअल लाइफ आई हैव फील दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको सी एफ ए जो इंस्टीट्यूट है उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो करना है, और आप गुड टू गो। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें, और उस पासपोर्ट आईडी का प्लीज़ ध्यान रखना। और एथिक्स की प्लेज जो कि आपको सीएफए इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे साइन करनी होती है कि आप कोई भी मिसकॉन्डक्ट नहीं करोगे। उसके बाद आप एक एफिलिएट मेंबरशिप बन जाते हो। एफिलिएट मेंबरशिप का मतलब है कि आपका चार्टर पेंडिंग है, आप सीएफए नहीं लिख सकते अपने नाम के पीछे, बट आप मेंबरशिप में हो उस टाइम, चार्टर पेंडिंग स्टेटस होता है उसमें, आप अपने नाम के पीछे लगा सकते हो। तो बस ये था, इतना ही था सीएफए प्रोग्राम ऑल अबाउट। आई ट्राई कि मैंने आपको सारी चीज़ें ए टू जेड क्लियर कर दी हैं, आपकी सीएफए डाउट से लेके आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया वेरी डिटेल में। इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉज ये बिल्कुल मैक्सिमम है। इतना डीप अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है, और ना आपको इतना डीप कहीं सुनने को मिलेगा, कॉज मैंने इसमें सारी चीज़ें ए टू जेड जो सारी चीज़ें कवर हो सकती थी वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। और ये एप्लीकेबल है 2026 एंड 2027, पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, सारी चीज़ें कवर्ड हैं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को इफ़ यू थिंक वी एड समथिंग वैल्यूएबल इन योर नॉलेज। दिस इज़ ऑल अबाउट सीएफ एग्ज़ाम्स। और मैं अभी एक कम्युनिटी लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।